नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं हम कि आप सब अच्छे होंगे। कल अर्थव्यवस्था चैप्टर 1 का हम लोग आधा कवर किए थे और आधा बाकी रह गया था, जिसको आज इस वीडियो में पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें से निकलने वाले वन लाइनर जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको इसमें हम लगाए हैं, तो थोड़ा सा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का परिचय ये भी पढ़ लिया था और अर्थव्यवस्था का प्रकार भी पढ़ लिया था। ये है अर्थव्यवस्था का प्रकार। और उसके बाद जो हमारा है अर्थशास्त्र भी हम लोग पढ़ लिए थे कि अर्थशास्त्र क्या है, कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कल। और आज पढ़ेंगे हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितना होता है? 3 होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, समाज में लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्य रहते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तु का उत्पादन करती है तथा कुछ अन्य गतिविधियों से सेवाओं का सृजन होता है। इन गतिविधियों को समझने के लिए इन्हें समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन समूहों को ही क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वो 3 प्रकार के होता है। देखिए, एक में है प्राथमिक क्षेत्र, एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्या है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है। अतः उत्पादित क्षेत्र इन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादित किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादक कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कृषि सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है प्राथमिक क्षेत्र की देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान 20.19% हुआ था। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद जो है, प्राथमिक क्षेत्र से वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान कितना वृद्धि हुआ था, तो 20.19%। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया गया है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पादकों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो भी प्राकृतिक उत्पादक है उसको फिर से विनिर्माण करके और दूसरे उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन वस्तुएं निर्मित की जाती है, इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया किसी कारखाने, कार्यशाला या घर में हो सकती है। उदाहरण के रूप में कपास के पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग सूत काटने और कपड़ा बुनने में किया जाता है। यानी कि जो हमारा कपास का पौधा है वो प्राकृतिक हो गया और उसे कपास बनाया जाता है और कपास के माध्यम से हमें वस्तुओं का विनिर्माण, यानी कि जो भी उत्पादक होता है उसका विनिर्माण करके हम लोग वस्तु का निर्माण करते हैं, जिसे द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसको देख लीजिएगा। आगे है, यह क्षेत्र संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, जिसके कारण इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी ज़्यादातर यह जो भी द्वितीयक क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे है, द्वितीयक क्षेत्र की देश के जीडीपी में हिस्सेदारी 2020 और 21 के दौरान कितना हुआ था,
25.9% हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव में भी इसको डाले हैं जो ऑनलाइनर क्वेश्चन होता है। अगला है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसमें क्या होता है देखिए, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती है। और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वयं से वस्तुओं को उत्पादन नहीं करती, बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है। इसमें परिवहन एवं संचार की व्यवस्था शामिल किया गया है। आगे है, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती है। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करके उत्पादन करते थे, लेकिन इसमें वस्तुओं की जगह पर सेवाओं का सृजन होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, किंतु उन्हें आवश्यक माना जाता है। आगे इसमें है अभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा आदि आते हैं। यानी कि जो वस्तुओं का निर्माण होता था उसके जगह पर, उसके स्थान पर संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा इत्यादि जो भी ये सब क्षेत्र हैं ये तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। अब तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में 2020-21 जो वित्तीय वर्ष चला था उसके अंतर्गत कितना वृद्धि हुआ था, उसमें 53.89%। अब है हमारा टॉपिक अर्थव्यवस्था के दूसरा क्षेत्र जो होता है, एक होता है तीन तो क्षेत्र हम लोग पढ़ लिए, एक होता है चतुर्थ क्षेत्र और पांचवा दूसरा होता है क्या, पंचम क्षेत्र। यानी कि टोटल हमारा 5 हो गया, एक चतुर्थ और एक पंचम, एक प्राथमिक क्षेत्र था, एक द्वितीयक था, एक तृतीयक था। अब पंचम क्षेत्र में जो चतुर्थ क्षेत्र में क्या क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। चतुर्थ क्षेत्र अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। पंचम क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान। आगे है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कई प्रकार से देखी जा सकती है। देखिए, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी कि जो हमारा नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर जो भी हमारा अर्थव्यवस्था होता है, एक विकसित, एक अविकसित, और तीसरा क्या होता है, एक विकसित, एक अविकसित और दूसरा विकासशील। तो हमारा देश जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता है। हमारा देश अब विकासशील की अवस्था में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इनका वर्णन निम्नलिखित है। देखिए, एक है हमारा परंपरागत कृषि, परंपरागत विशेषताएं, और दूसरा हमारा जो है नवीन विशेषताएं। एक है परंपरागत विशेषताएं और दूसरा है हमारा नवीन विशेषताएं। तो सबके बारे में बारी से हम लोग पढ़ेंगे, आखिर परंपरागत विशेषताएं क्या है और नवीन विशेषताएं क्या है। परंपरागत विशेषताएं में जो हमारा पहला टॉपिक है कृषि की प्रधानता। अब कृषि की प्रधानता अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से देखी जा सकती है, जो कृषि की प्रधानता कैसे है उसमें देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का अंश अधिक है। देश की 58% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी कि 58% जो जनसंख्या हमारे देश की जो है वो कृषि पर आधारित है, तथा सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का हिस्सा 18% है। यानी कि जीडीपी में कृषि की भूमिका 18% देखी जा सकती है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान 13.3% है। इसको ध्यान से देखिएगा, इस ऑनलाइन क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा।
कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास तेज़ी से हो रहा है, फिर भी कृषि भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखिए, अगला विशेषता हमारा है प्रति व्यक्ति निम्न आय। जो विकासशील की अवस्था में जो भी देश रहता है उसका प्रति व्यक्ति आय भी कम होता है। और हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है विकासशील में है, तो इसका एक विशेषता ये भी हो गया कि प्रति व्यक्ति आय उसके निम्न होगा। आगे है इसमें, भारत में प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर विकास में बाधक है। भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के कारण ही निर्धनता का विस्तार हुआ है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो विकास में बाधक जरूर होगा। भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि से यह स्थिति उत्पन्न है, यानी प्रति व्यक्ति आय जब कम होगा, इसका कारण क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि। अगला हमारा विशेषता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। यानी कि 2011 में हमारा जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार 67% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का स्तर अत्यधिक है। अगला है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न होता है। शहरों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी विकास का अवसर मिलता है। अगला हमारा विशेषता क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होगा, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। कुछ ही समय पहले हमारा जो इंडिया था चीन को पीछे छोड़ करके 1 नंबर पे आया था जनसंख्या के दृष्टि से, और फिर 2 नंबर पे चला गया है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से जो चीन है वो 1 नंबर पे अभी आया है। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीव्र अनुपात भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कमज़ोर बनाता है। वर्ष 2001 और 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही है। यानी कि दशकीय वृद्धि का मतलब कि 10 सालों में 17.64% की वृद्धि हमारे 2001 और 11 के बीच में जो भी जनगणना हुआ था। 2001 में एक जनगणना, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.4% रही है। इसको देख लीजिएगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और सीमित संसाधनों के कारण कुछ लोगों तक संसाधनों की पहुंच हुई, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी। आगे है हमारा अगला हमारा विशेषता क्या है, बेरोजगारी। भारत में मानव श्रम की उपलब्धता अधिक है, जबकि इसके अनुपात में उत्पादक कार्यों की कमी है। ऐसी अवस्था में सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होने से उत्पादकता प्रभावित हुई है। भारत में कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकता से अधिक संलग्न है। आगे देखिए, आय वितरण में असमानता, ये भी हमारा एक विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत में आय तथा संपत्ति के वितरण में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। विकसित देशों में कराधान की परगामी प्रणाली के कारण आय वितरण में अधिक असमानता नहीं है। आगे है, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के समान अवसरों के कारण ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिक असमानताएं कम हैं। अब हमारा दूसरा जो विशेषताएं हैं, 2 प्रकार की विशेषताएं थी, एक परंपरागत विशेषता है, दूसरा नवीन विशेषताएं। इस नवीन विशेषता में क्या क्या आएगा इसको हम लोग देखेंगे। नवीन विशेषताएं में सबसे पहला जो है नियोजित अर्थव्यवस्था आएगा। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है आगे समझेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत योजना आयोग की स्थापना तथा पंचवर्षीय योजना के स्तर पर हुई थी। देखिए यहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था जो है
नीति आयोग की स्थापना तथा पंचवर्षीय योजना की स्थापना जब हुआ था 1951 से 2017 तक जो हमारा पंचवर्षीय योजना चला, उसके स्थापना पर जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी उसकी शुरुआत हुई। यानी कि नवीन विशेषताएं जो है, जो नए रूप से जो विशेषताएं अर्थव्यवस्था की चलती आ रही है, उस नियोजित अर्थव्यवस्था जो फर्स्ट है, उसका शुरुआत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था उसके स्तर पर हुआ था। आगे है वर्ष 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया गया था। पंचवर्षीय योजना कितना चला था? 12। कब से कब तक? 1951 से 2017 तक चला था। आगे है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। वर्तमान में यह संस्था नियोजन के लिए उत्तरदायी है। जो भी नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी को हुआ था, वो जो एक नियोजन संस्था है उसके लिए उत्तरदायी है। इसके माध्यम से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं को दिशा प्रदान की जा रही है। यानी कि जो भी अल्पकालीन योजना है, माने कम समय के लिए है, और जो बड़े समय के लिए जो भी योजनाएं हैं, नीति आयोग के अनुसार उसको दिशा प्रदान की जा रही है। यानी कि उसके अनुसार उसको चलाया जा रहा है। अगला विशेषता है उद्योगों का विकास। इसमें है, देखिए, भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना द्वारा उद्योग के विकास का निरंतर प्रयास किया गया। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए लागू की गई नई आर्थिक नीति के साथ उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई। इससे भारत में औद्योगिक विकास को गति मिली। यानी कि 1991 में आर्थिक सुधार के लिए नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, जिसके कारण उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। और इस प्रक्रिया अपनाने से जो निजीकरण की व्यवस्था है और वैश्वीकरण की अवस्था है, ये प्रक्रिया है, इसके कारण हमारा जो औद्योगिक विकास है उसको गति मिली। यानी कि औद्योगिक विकास हमारा अधिक बढ़ा है। अब हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास कहते किसे हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष, देश अथवा व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि किसी देश में या किसी विशेष क्षेत्र में जब आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें मौद्रिक आय के कारण होने वाले वृद्धि के साथ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक परिस्थितियों में सुधार को शामिल किया जाता है। आगे है नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार करना होता है। आगे हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास के संकेतक। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक है इसमें मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका प्रयोग किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों से समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किए गए। यानी किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख संकेतक हैं। एक में है हमारा स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के लिए
स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। दूसरा हमारा है, दूसरा सूचकांक क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हंगर इंडेक्स भी कहा जाता है। हंगर इंडेक्स भूखमरी वाला जो होता है ना, उसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनिंग पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, जो 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें UNDP का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और OPHI का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसका ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास। अब देखिए, ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और कब? ये 2010 में स्टार्ट किया गया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा सूचकांक? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको लिख लीजिएगा। यह सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करती है। पहला आयाम है हमारा शिक्षा। शिक्षा किस किस चीज़ को संकेतित करती है? स्कूली शिक्षा, बच्चों के नामांकन के वर्ष। स्वास्थ्य किस चीज़ को संकेत करता है? बाल मृत्यु दर, पोषण। और ये जो जीवन स्तर है, ये सबसे बहुत बड़ी आयाम है। ये जो बिजली को संकेत करता है, पीने का पानी है उसके लिए संकेत करता है, जो एक गरीबी सूचकांक को दिखाता है। स्वच्छता को संकेत करता है। खाना पकाने का जो ईंधन है उसको संकेत करता है। संपत्ति को संकेत करता है और सामाजिक सुरक्षा को संकेत करता है। ये 3 आयाम हो गया और 10 संकेतक हो गया। इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति भारित संकेतकों के 1/3 से अधिक संकेतकों से वंचित होने पर बहुआयामी गरीबी का शिकार माना जाता है, तो आधे या आधे से अधिक भारित संकेतकों से वंचित व्यक्ति अत्यधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त माना जाता है। आगे हमारा है, अगला सूचकांक है हमारा वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इस सूचकांक को न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जाता है। लिख लीजिएगा इसको ऑनलाइन क्वेश्चन में। वैश्विक खुशहाली सूचकांक को कौन जारी करता है? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि प्रति व्यक्ति आय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य खुशहाल जीवन को आर्थिक विकास का मापक माना जाता है। यानी कि जो वैश्विक खुशहाल सूचकांक है, इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन जो होगा वही आर्थिक विकास का मापक माना जाएगा। आगे है इसमें, इस सूचकांक का उद्देश्य यह बताना है कि विश्व में सबसे खुशी वाला देश कौन है, बल्कि यह उस सापेक्षिक कुशलता को प्रदर्शित करता है जिससे कोई देश पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने में करता है। इस सूचकांक का आधार जीवन संतुष्टि, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा पारिस्थितिकी की स्थिति है। अगला सूचकांक है हमारा लैंगिक असमानता सूचकांक। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस लैंगिक असमानता सूचकांक को जारी करता है। इस सूचकांक में 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को मापा जाता है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, और तीसरा है स्वास्थ्य उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। आगे हमारा जो सूचकांक है देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक। इसको हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष 2006 में निर्मित किया गया था। जो वैश्विक भूख सूचकांक है इसको 2006 से शुरू किया गया था। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। देखिए कौन कौन है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बच्चों में नटायन, और तीसरा है बच्चों में कम वजन, और चौथा है बाल मृत्यु दर। इस सूचकांक के प्रकाशन का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना तथा उसे ज्ञात करना है। जो वैश्विक भूख सूचकांक है इसका यह कार्य होता है कि जो भी वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भूख से मर रहे हैं या भूख से बच्चों में कम वजन, कम नटायन, बाल मृत्यु दर को मापा जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 0 से 100 के बीच अंक देकर देशों की स्थिति को निश्चित किया जाता है। यह शून्य भूखमरी से अत्यधिक भूखमरी तक की गणना का मापन करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक। आगे है आर्थिक समृद्धि क्या है। अगला हमारा टॉपिक है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद यानी कि नेट फिजिकल प्रोडक्ट में वृद्धि से है। सामान्य रूप से यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। यानी कि किसी देश के, किसी क्षेत्र के जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है तथा प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है, इन सभी चीज़ों में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है, जिसे आर्थिक समृद्धि भी कहा जाता है। आगे देखिए 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें अंतर किया जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। वास्तव रूप में आर्थिक समृद्धि से आश्रय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। यानी कि किसी देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में निरंतर जब वृद्धि होता है तो उसका संबंध किससे होता है? आर्थिक समृद्धि से होता है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में जून 2012 में सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 में द फ्यूचर विवांट नामक परिणाम दस्तावेज जारी किया गया था। यानी कि ब्राज़ील में एक जगह है, एक शहर है रियो डी जेनेरिया, जिसमें जून 2012 में सतत विकास संबंधी जो दस्तावेज था उसको जारी किया गया था, जिसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। इस दस्तावेज द्वारा आदेशित 30 सदस्यीय कार्यदल ने जुलाई 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य जारी किए जो 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर संपोषणीय विकास के मुद्दे शामिल किए गए हैं। वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडा में सम्मिलित किया गया है। ये 17 सतत विकास लक्ष्य इस प्रकार से हैं, जिसको देखिए आगे। सत्रह सतत विकास लक्ष्य देखिए क्या क्या है। फर्स्ट में है गरीबी के सभी रूपों को स्वर्ग समाप्त करना। दूसरा है भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार तथा संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। आगे है
तीसरा है स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और प्रत्येक आयु में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। चौथा है हमारा समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना। पांचवा है लिंग संबंधी समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। छठा है सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां है सबके लिए वहनीय विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सबके लिए अस्थायी समावेशी और सतत आर्थिक विकास पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। समुत्थानशील अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना। दसवां है देशों के अंदर और आपस में भी असमानता कम करना, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और संपोषणीय बनाना। आगे है बढ़ावा है हमारा संपोषणीय खपत और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना। 13वां जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। और 14वां है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना तथा संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। 15वां है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना तथा उनके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। 16वां है संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटी का संवर्धन करना। और 17वां है जो लास्ट है सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही व समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। ये हमारा जो सतत विकास योजना है, सतत विकास लक्ष्य है, ये 17 है जिसको हम लोगों ने पढ़ा। और अंतिम हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव। यानी कि जो भी पड़ोसी देश है उसके तुलना में भारत और जो भी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, उसके विकास में तुलनात्मक अनुभव कैसे किस प्रकार से देखी जा सकती है, जिसको हम लोग देखेंगे। भारत, पाकिस्तान और चीन तीन देशों ने एक ही प्रकार की अपनी विकास नीतियाँ तैयार की थी। भारत ने वर्ष 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, वही पाकिस्तान ने वर्ष 1956 में एवं चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा तैयार की थी। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना भारत में बना था तो सबसे पहले भारत में इसको लागू किया गया था 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, और पाकिस्तान ने उसे 1956 में लागू किया और चीन ने उसे 1953 में शामिल किया था। यानी कि जो भी हमारे भारत और भारत के पड़ोसी देशों का जो भी तुलनात्मक विकास था वो सेम था। चीन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यम तथा भूमि को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। वर्ष 1958 में चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। इसमें लोगों को अपने घर के पीछे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यानी कि ग्रेट लीप जो फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था चीन में 1958 में, उसका मेन उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा हर घर में एक उद्योग लगाने के लिए सबको प्रोत्साहित करना, इसका मेन उद्देश्य था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो 1958 में चीन में शुरुआत किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। इस पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। वर्ष 1996 में माओ ने महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किया। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी और राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल नहीं दिया।
1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान समय में सभी देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो भी है निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 1 समाप्त हो चुका और चैप्टर 1 से निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसके लिए कोई बात नहीं। अर्थव्यवस्था जो है उसका परिचय है, उसके अंदर से निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक नियंत्रण के आधार पर, एक विकास के आधार पर, एक वैश्विक संबंधों के आधार पर। दूसरा है नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 होते हैं, एक अविकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार से निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। आर्थिक संकेत के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सा स्थान है? 2021 के अनुसार 5वीं है। आगे है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की विश्व में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। पीपीपी का पूरा नाम क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति क्षमता। इसके आधार पर भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 3रा। अंकटाट के अनुसार विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अंकटाट कहाँ की संस्था है? यूएसए की संस्था है, देख लीजिएगा इसको। अंकटाट का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भारत को 2020 में कितने बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है? 64 बिलियन डॉलर। इसको देख लीजिएगा। अब अर्थशास्त्र निकलने वाले जितने भी अर्थशास्त्र जो टॉपिक हमारा है जिसको हम लोग पढ़े हैं, उससे निकलने वाले जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। इकोनॉमिक्स किस शब्द से निकला है? ओकोनिया शब्द, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है ओकोनिया, इकोनॉमिक्स इसी से निकला है। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं से निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। अर्थशास्त्र की क्रियाएं कितनी होती है? क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक आर्थिक क्रियाएं, एक अनार्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र की शाखा से निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको देखेंगे हम। अर्थशास्त्र की कितनी शाखा होती है? 2 होती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से जो भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है, उससे निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे हम। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। इसको लिख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? कृषि सहायक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र देश की जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान कितना % हिस्सेदारी था? 20.19%। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र देश की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में कितना % हिस्सेदारी रहा है? तो 25.92%। इसको देख लीजिएगा। तृतीयक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र देश के जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में कितना % हिस्सेदारी रहा है? 53.89%। इसको देख लीजिएगा।
आगे है अर्थव्यवस्था के अन्य और कितने क्षेत्र होते हैं। एक होता है चतुर्थ क्षेत्र और दूसरा होता है पंचम क्षेत्र, यानी कि 2 क्षेत्र होते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं से निकलने वाले जितने भी क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कितना होता है, एक परंपरागत अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है नवीन अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग पढ़े हैं। देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है, 58%, जो हम लोग पढ़े थे। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना परसेंट है, 18%, इसको देख लीजिएगा। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान कितना है, 13.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि 2011 के में जो जनसंख्या होता है उसके अनुसार भारत की कितना परसेंट जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो 67%। पूरे जनसंख्या का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। आगे है हमारा वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितना परसेंट रही है, दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट रही है, 17.64%। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस स्तर पर हुआ है, 2 स्तर पर हुआ है, एक योजना आयोग तथा एक पंचवर्षीय योजना के स्तर पर। पंचवर्षीय योजना की कब से कब तक संचालित किया गया था, पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, 1991 में। आर्थिक विकास से निकलने वाले जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इसको देखेंगे हम। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आर्थिक विकास दर, इसको देखिए। आर्थिक विकास के संकेतक से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं इस टॉपिक से, उसको देखेंगे हम। किसी देश को आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किस आर्थिक संकेतक का प्रयोग किया जाता है, तो HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। आगे है बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो 2010 में प्रारंभ किया गया था, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक UNDP के द्वारा, और OPHI, यानी कि ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने आयामों और कितने संकेतकों का उपयोग करता है, 3 आयाम और 10 संकेतक, जो हम लोग इसी वीडियो में पढ़े हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक को कितने लैंगिक अंतराल को मापा जाता है, 4। वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसको देखिए, कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा। विश्व भूख सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था, 2006 में, इसको देख लीजिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक को कितने संकेतकों के आधार पर गणना की जाती है, 4। एक है अल्प पोषण, दूसरा बच्चों में नटायन, बच्चों में कम वजन, और चौथा है बाल मृत्यु दर। आगे है द फ्यूचर वी वांट नामक परिमाण दस्तावेज कब जारी किया गया था, 2012 में, Rio 20 के द्वारा। द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य कब जारी किया गया था, जुलाई 2014 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था, 1958 में, जो चीन की एक संस्था है। तो ये रहा हमारा ऑनलाइनर क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और थोड़ा सा अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए।